guys. Good morning, everybody. How are you? Fine? Okay. So, today we will continue our discussion on electric field. So, पिछले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम तीन रास्ता फॉलो करेंगे। एक होगा वेक्टर अप्रोच, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कल। और दूसरा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। भी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्केलर अप्रोच है। और थर्ड होगा हमारा ग्राफिकल अप्रोच। ओके, माइकल फैराडे का एक नया अप्रोच, एक वंडरफुल अप्रोच, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। तो कल जो हम डिस्कशन किए थे, जो पिछले वीडियो में हम डिस्कशन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कशन किए थे। लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए। ठीक है, चलो आओ करते हैं। सो कल जो हमारा डेफिनेशन था, अगर यहाँ एक चार्ज होगा Q, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस फील्ड में अगर कोई और एक चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये आ जाता है, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स डालता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं electrostatic force of interaction. So by definition, electric field intensity E at this point, which is at a distance r from the source charge, is equal to force experienced by the test charge, which is unit, point and positive, okay, supposed to be placed at that point. So this is the definition. So from this definition, a beautiful expression comes. So F is equal to Q naught times E. So this is a very interesting expression. So इस expression हमको क्या बताता है? अगर you see, यहाँ अगर इसको जनरलाइज करते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं। सपोज यहाँ एक फील्ड है, ये रीजन में एक फील्ड है। हो सकता है ये फील्ड एक पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, और एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकता है। सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ फील्ड ओवर हियर, एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज at this point, the intensity of electric field is, suppose, E. Intensity of electric field at this point is E, and suppose this is the direction of the electric field. This is the direction, and E is the magnitude of the electric field intensity. Then, if we will place a charge over here, plus Q charge over here, then this plus Q charge will experience a force, that F is equal to F, that electric force F is equal to Q times E. This is the electric force this charged particle will experience when placed at this point where the intensity of electric field intensity is E. Okay, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो होगा Q टाइम्स E। ठीक है,
Q टाइम्स E। अगर यहां हम एक माइनस Q चार्ज रख दें, माइनस Q चार्ज रख दें, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, opposite to the direction of the electric field, and that force F is equal to minus QE. Okay, you see the magnitude of this force is equal to the magnitude of this force. Although the magnitudes of both the forces are equal, they are in opposite direction. So very important point to be noted, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इसके ऊपर along the direction of the field फोर्स लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया जाता है, इसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ठीक है, ठीक है। चलो इस कॉन्सेप्ट को लेके तो अभी इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। सो F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर देखो यहां एक पार्टिकल है, सपोज हियर इज एन इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन है सपोज माइनस E, जिसका चार्ज हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन का माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहां एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां कुछ फील्ड है, अगर E का डायरेक्शन यहां E का डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है माइनस E which is placed on the ground, you see this electron will produce an electric field at this point in this direction. So this is the direction of the electric field, due to this electron, and because earlier we have discussed, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा यहां, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस Q चार्ज होगा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, and electric field intensity or direction towards the negative charge. This should be kept in mind जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो ये देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। सो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके द्वारा जो प्रोड्यूस होगा इधर, वो कहां होगा, किधर होगा, इसकी तरफ होगा, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगेगा, तो F इज इक्वल टू QE अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, F इज इक्वल टू QE। सपोज दिस इलेक्ट्रॉन का मास m है, दिस इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो वी कैन राइट, so this electric force is balanced by the magnetic force. This electric force is balanced by the weight of the electron, W is equal to mg. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसके द्वारा जो फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो F is equal to QE, and this electron is now in equilibrium condition because F net is equal to 0. F net is equal to 0 due to two forces, that is electrostatic force which acts in upward direction due to the electric field produced by this electron, and the weight of this electron. Okay, so we can write Fe is equal to W. If this electron is in equilibrium by the simultaneous application of two forces, then Fe is equal to W. So Fe is equal to, we can write over here E
इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। ये अगर दिस डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, if this distance is r, then we can write E multiplied by electric field. Last class we have discussed, suppose यहाँ एक चार्ज है Q, यहाँ से R डिस्टेंस एक पॉइंट है P, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। This is the expression for electric field intensity due to a point charge at a distance r. प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू कितना होगा? Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो E डिवाइड बाई R स्क्वायर is equal to m times g. So this implies 1 divided by 4 pi epsilon naught E square divided by R square is equal to mg. So this is the expression. Directly we could have write like this. Directly भी हम लिख सकते थे। देखो Fe is equal to डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश मैंने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मैग्नीट्यूड E and E इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डिवाइडेड Q1 Q2 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन mg। ओके, सो दिस इज द, यू सी, ये जो जनरल इक्वेशन निकल के आया है, इसको यूज करके कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरिएबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स भी पूछा जा सकता है, टू सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो कुछ जो वेरिएबल्स है 1 2 3 वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हमको दिया होता है प्रॉब्लम में, एक पूछा जाता है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, तो कल हम डिस्कशन किए थे, अगर यहाँ एक चार्ज Q है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये एक पॉइंट में इट डिपेंड्स अपॉन the R, ER is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square होता है। सो इसके ऊपर ग्राफ भी हम प्लॉट कर चुके हैं। ग्राफ ऐसे ही होगा, अगर ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, अगर इस डायरेक्शन में हम E को प्लॉट करेंगे, इट विल लाइक दिस, that means E is inversely proportional to R square। क्लियर? सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ओके, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलो आओ एक डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सपोज यहाँ एक चार्ज Q है, यहाँ एक चार्ज Q है, यहां भी एक चार्ज Q है। ओके, सपोज हम देखो पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं, अगर ये दो चार्ज सेम होता है तो यहां हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। अगर यहाँ कोई भी चार्ज को इधर मिड पॉइंट में हम रख देंगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जहां नेट फोर्स जीरो होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है,
इसको थोड़ा सा मैं राइट जाऊं, क्लोज होता है, तो यहां क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होता है। सो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने से इसका जो वैल्यू कम होता है, ओके, कम होते हुए यहां आता है, यहां जीरो होता है, सो यहां जीरो होता है, ओके। तो अगर यहां तक इस चार्ज का फील्ड डोमिनेट करता है, लेकिन इस तरफ आ जाए तो इसका फील्ड डोमिनेट करता है, इसका फील्ड डोमिनेट करेगा तो इसके डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अगर इसका डायरेक्शन इधर होता है राइट, तो यहां प्लस की डायरेक्शन इधर होता है, तो माइनस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहां से शुरू होगा, तो द ग्राफ इज लाइक दिस। सो समझने की कोशिश करो। देखो यहां ये जो चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इन बिटवीन दीज टू चार्जेस मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, E is equal to 0 over here, and very close to this charge E is infinite, you can say it is very large, you can say it is very large, positive, okay. And as distance increases, E reduces, so E reduces and becomes 0 over here, and towards the right of this point this field of this charge dominates, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन E का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, E का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा। तो यहां से मैक्सिमम से कम होते हुए 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर की फॉर्मूला फॉलो करते हुए यहां जीरो हो जाएगा, ओके। अगर हम इस साइड को आ जाएंगे, इस साइड में क्या हो जाएगा, इसका फील्ड फिर से लार्ज हो जाएगा, फील्ड का वैल्यू बहुत लार्ज है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हुए यहां से शुरू होगा और ऐसे चलेगा, ओके। अगर ये चार्ज को हम राइट को चले जाएंगे, इस चार्ज को राइट को देखते हुए, तो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहां से शुरू होगा, ऐसे डिक्रीज होते हुए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ distance versus your electric field intensity of two same charges, clear। अगर इसको देखो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, अगर इस प्रॉब्लम को, अगर यहां मैं माइनस क्यू चार्ज को रख दूं, यहां भी माइनस क्यू चार्ज को रख दूं, तो अभी प्रॉब्लम को बताइए क्या होगा। माइनस क्यू चार्ज को अगर यहां रख दूं और यहां भी माइनस क्यू चार्ज को रखूं, तो बताइए क्या होगा। देखो यहां माइनस क्यू अगर होगा, तो डायरेक्शन ये मिड पॉइंट में तो जीरो होगा, मिड पॉइंट में तो E इज इक्वल टू जीरो होगा, मिड पॉइंट में E जीरो होगा, लेकिन इस माइनस चार्ज के द्वारा राइट को अगर हम जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मैक्सिमम से शुरू होते हुए 1/r स्क्वायर फॉलो करते हुए ए से जाएगा, और यहां जो चार्ज देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। राइट को होगा तो पॉजिटिव होगा, राइट को हमारा पॉजिटिव है, तो यहां से शुरू होते हुए कम होते हुए यहां ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लेफ्ट को अगर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट को होगा, तो पॉजिटिव होगा, तो यहां से शुरू होते हुए कम होते हुए डिस्टेंस के ऐसे जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं, तो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होते हुए ऐसे जाएगा। सो प्लस क्यू चार्ज होगा, तो दिस इज द ग्राफ, माइनस क्यू होगा, तो दिस इज द ग्राफ। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। चलो अच्छा, अगर एक मिनट देखता हूं मैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो अगर यहां मैंने 4Q चार्ज लूंगा, 4Q चार्ज, और यहां लूंगा -Q चार्ज, इस ग्राफ को आप खुद प्लॉट कर सकते हैं, कोशिश करो, खुद प्लॉट करने की कोशिश करो। और सेकंड ये अगर -4Q हो जाएगा, -4Q हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, तो ग्राफ कैसे होगा? क्या ये जो डिस्कशन हम किए हैं इसको देखते हुए इसको हम प्लॉट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? चलो प्लॉट करो, देखो। सेम चार्ज था, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम नेचर का चार्ज था, तो E हमको कहां मिला? इन बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन ये देखो ऑपोजिट नेचर का, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ऑपोजिट नेचर है। सो पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलेगा? छोटी चार्ज की तरफ। हम डिस्कशन कर चुके प्रीवियस वीडियो में, जहां छोटी चार्ज है उस तरफ हमको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, यहां भी हमको यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। अब बस ये सी, इसको हम अगर Q कर देंगे, इसको हम इसको 4Q कर देते हैं, इसको -Q कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ट्विस्ट लाने के प्रॉब्लम में, थोड़ा चेंज लाने के लिए मैं इसे कर दिया। तो यहां देखिए डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो इधर होगा। यहां बीच में देखते हैं पहले। सो ये यहां ये डोमिनेट करेगा, तो ऐसे मैक्सिमम से डिक्रीज होते हुए डिक्रीज करेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन इन बिटवीन टू चार्जेस नहीं है अभी। ओके, तो जीरो करते हुए ये फिर से बढ़ते हुए ऐसे जाएगा। ओके, यहां तक इसका डोमिनेंसी, इसके बाद इसका डोमिनेंसी, तो इसके द्वारा इधर होगा, इसके द्वारा भी राइट होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स। यू सी, here also positive, here also positive. E decreases and also again increases. Clear? अच्छा, यहां देखो। सो ये है -Q चार्ज है, माइनस यहां से डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा तो नेगेटिव होगा, तो यहां से जाएगा, यहां से जाते हुए ऐसे इंक्रीज करते हुए फिर से डिक्रीज करेगा, ओके। यहां पॉजिटिव 4Q है, यहां अगर पॉजिटिव 4Q है, यहां से क्या डायरेक्शन होगा? इधर होगा, तो नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव से ऐसे जाते हुए ऐसे, ये थोड़ा ट्विस्ट है, यहां जीरो होगा, E इज इक्वल टू 0 ओवर हियर, ओके। फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, इंफिनिटी में फिर से जीरो होगा, यहां जीरो, फिर से इंफिनिटी में जीरो, तो एक जगह तो मैक्सिमम होना चाहिए। सो यहां मैक्सिमम होके फिर से डिक्रीज करेगा। सो यहां भी आप प्लॉट कर सकते हैं, खुद प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं? खुद प्लॉट कर, इसको खुद कीजिए, ओके। थैंक यू। सो फोर्थ ग्राफ को खुद आप सॉल्व करोगे और कमेंट करोगे, ठीक है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला को लेके हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, यहां भी मैं रिपीट कर सकता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि देखो, ये ट्रायंगल है, सपोज यहां एक चार्ज Q1 है, यहां एक चार्ज Q2 है, यहां मैं पूछ सकता हूं, सपोज यहां Q है, यहां भी Q है, यहां भी Q था। याद करो, हम कैलकुलेशन कर चुके हैं
ये दोनों मिलके, अगर ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये दो मिलके इसके ऊपर कितना फोर्स लगाए थे? ये लगाया था ए से एफ, ये लगाया ए से एफ, ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। सो पैरेललोग्राम हम प्लॉट किए थे। ओके, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे था। तो एफ नेट कितना था? सो √3f। सो डायरेक्टली आई कैन राइट √3f था। याद करो √3f था। सो यू सी f के जगह हम लिख सकते थे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, के स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। यहां मैं क्यू चार्ज ना रख के अगर मैं यूनिट चार्ज को रख दूं, यूनिट चार्ज रख दूं, तो इसके द्वारा ये यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो तो इस पॉइंट का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। ये चार्ज, ये यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बन जाएगा। अरे फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज is nothing but your electric field intensity। तो ये प्रॉब्लम को इजी करने के, अगर मैं यहां आपको E कितना पूछूं, व्हाट इज E, तो आपको क्या करना है? यहां जो Q चार्ज था, यहां डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, यहां भी डिवाइड कर दो, सॉरी Q को डिवाइड कर दो। जो Q चार्ज था, Q चार्ज के ऊपर ये दोनों मिलके इतना फोर्स लगा रहे थे, ये फोर्स लगा रहे थे। अगर यहां मैं यूनिट चार्ज रख दूं तो Q से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन गया मेरा? ये तो मेरा E नेट बन गया। सो E नेट इज इक्वल टू √3 के Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर। खत्म। ये दोनों को हम सोर्स चार्ज समझेंगे। सो दिस इज आवर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दो चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा दो चार्ज है। ये दो चार्ज इंडिपेंडेंटली यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो E net is equal to √3 के Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ओके, सो जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व किए थे, याद करो। ये अगर Q था, ये भी Q था, ये भी Q था, यहां भी Q था, ये इसके ऊपर यहां फोर्स लगाया था, ये भी इसके ऊपर यहां फोर्स लगाया था, ये फोर्स था, ये भी इसके ऊपर ये फोर्स लगाया था। हम रिजल्टेंट निकाले थे, याद करो। ये चार्ज, ये फोर्थ चार्ज के ऊपर ये तीनों मिलके जितना नेट फोर्स लगाए थे, जो एक्सप्रेशन हमको मिला था, जो F नेट हमको मिला था, इसमें क्या करो, यहां Q डिवाइड कर दो। यहां Q था ना, इसको यूनिट बना दो तो Q में डिवाइड कर दो, यहां भी Q में डिवाइड कर दो। यहां जो Q स्क्वायर टर्म था, एक Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जितना रहा ये आपका E नेट बन जाएगा, ये आपका E नेट बन जाएगा। जितने भी मैंने प्रॉब्लम किया उसको खुद सॉल्व करो। राइट साइड जो Q स्क्वायर होता है, दो चार्ज होता है, ओके, इसको इसमें से एक चार्ज को इधर लेके आ जाओ, बस ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को फिर से कमेंट करो, मैं डिटेल इसको फिर से डिस्कशन करूंगा। ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे। यहां हमारा 1 कूलम का चार्ज था, यहां था 1 मीटर दूरी में 1 कूलम था, 2 मीटर की दूरी में 2 कूलम था, और कितना था 8 कूलम था, यहाँ 3 मीटर दूरी में 27 कूलम था। ऐसे होते हुए यहाँ 10 मीटर की दूरी में हमारा 1000 कूलम था कि नहीं। सो ये जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए थे
हमारा एक्सप्रेशन जितना आया था, जो एक्सप्रेशन हम निकाले थे एफ नेट इज इक्वल टू शायद 55K आया था, 55K आया था, कैलकुलेशन हम किए थे। अगर इस चार्ज के ऊपर मैंने आपको नेट फोर्स पूछा था, ये जो बाकी 10 चार्ज के द्वारा ये 1 कूलम के चार्ज ऊपर कितना फोर्स डालेंगे मिलके, तो ये हम निकाले थे। इसको मैं अगर ई नेट लिख दूं तो ये ठीक होगा या भूल होगा? सोचो, ये ठीक होगा? एफ नेट इज इक्वल टू 55K, ई नेट इज इक्वल टू 55K, ठीक होगा कि नहीं? अरे ये पहले से यूनिट चार्ज है, यहां देखो ये यूनिट चार्ज है। आप फोर्स निकाले थे यूनिट चार्ज के ऊपर, और यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वही पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है, ठीक है? सो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है, ओके, थोड़ा सा अलग है। देखो, अगर यहां एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ है L एंड जिसका चार्ज है Q। चार्ज Q इस रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कल डिस्कशन किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्ब्डा के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे, इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। कल डिस्कशन किए थे 3 तरह का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। एक था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन में चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रॉड। मेरा प्रश्न है, अगर यहां से ए दूरी से, ओके, यहां एक पॉइंट है, मुझको E कितना चाहिए यहां? What is E? Electric field intensity at this point due to this charged rod. So every charge distribution produces its own electric field, and that electric field depends upon the distance of the test point from the charge distribution. So you can see this charge distribution is a linear charge distribution. The distance of this point from this linear charge distribution is not constant. You see, this rod starts from A and extends up to A plus L. This distance of this test point, ये जो टेस्ट पॉइंट जहां हमको E निकालना है, वही पॉइंट का डिस्टेंस ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कांस्टेंट नहीं है। देखो, ये डिस्टेंस A है और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है अप टू A प्लस L। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो रहा है। तो हमको कैसे इसको सॉल्व करना है, आज इसको सीखेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, इसको हम आज सीखेंगे। चलो क्या करेंगे, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई L। तो यहां से काम करते हैं, चलो आओ यहां से शुरू करते हुए x डिस्टेंस को आएंगे, x डिस्टेंस में यहां छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा एलिमेंट। दैट मीन्स यू जस्ट इमेजिन, कल भी हम डिस्कशन किए थे, ये जो रॉड को हम इनफाइनाइट भाग में तोड़ेंगे, पहले छोटे छोटे इनफाइनाइट
भाग में इसको तोड़ देते हैं। ओके, एक एक भाग इतना छोटा होगा जिसको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, जिसको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस x डिस्टेंस में ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल लेंथ है, इसको हम dx बोलेंगे, which is very small, can be considered to be a point charge। ठीक है, चलो तो इसको देखो, इस पॉइंट चार्ज का अगर dq, ये अगर स्मॉल लेंथ dx का अगर चार्ज dq होगा, dq मीन्स इट इज d मल्टीप्लाइड बाई q नहीं, ये dq मीन्स इट इज स्मॉल चार्ज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ओके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा टाइम्स द लेंथ का हम डिस्कशन किए थे हम। ओके, यू सी लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, lambda is equal to charge per unit length, so charge is equal to lambda times length, so charge of the body is equal to lambda times L length, so charge of the element is equal to lambda times the length of the element, length of the element कितना है, dx small। okay, so lambda dx, so this is the charge of this element, so इसको हम point charge assume कर सकते हैं, point चार्ज एज्यूम करते हैं। ओके, सो बाकी रॉड को आप बिल्कुल भूल जाइए, बाकी रॉड को आप बिल्कुल भूल जाइए। इस पॉइंट चार्ज को देखिए, स्मॉल एलिमेंट को देखिए, ये स्मॉल एलिमेंट जिसका चार्ज dq है, ये पॉइंट चार्ज से ये जो टेस्ट पॉइंट हमारा जहां हमको E निकालना है, कितने दूरी में है, x दूरी में है। तो बताइए ये जो हमारा एलिमेंटल चार्ज यहां कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज माई dE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल एलिमेंटल चार्ज। सो dE इज इक्वल टू, यू सी इट इज ए पॉइंट चार्ज q, r डिस्टेंस में E का वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करते हैं इधर। सो dE is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r square, q कितना है, dq, so dq divided by r square, so r square means distance क्या है, x, तो x square। clear for all of you, clear, let me repeat। so point जो discrete charge distribution है, इसको solve करने के लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके सॉल्व करना है, व्हिच वाज बहुत जो कि बहुत इजी था। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं अगर समझ में आ जाए। कंसेप्ट को आप पकड़ो, ये जो लीनियर रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम इनफाइनाइट भाग में पहले तोड़ दिया, एक भाग मैंने कंसीडर किया जो भाग इतना छोटा है जिसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। यहां x दूरी है, लेंथ dx है, पहले मैं इसका चार्ज निकाला, ये चार्ज के द्वारा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला, dE इक्वल 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, dq का वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इंप्लाइज dE is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught dq is equal to lambda times dx divided by x square। you see now इसके द्वारा कितना फील्ड, 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 सभी एलिमेंट के द्वारा जो जो फील्ड है इसको हम क्या करना है, इसको वेक्टर सम करना है। कितने भाग किए हैं हम, इनफाइनाइट भाग में तोड़ा है हम, तो कितना टर्म आएगा, इनफाइनाइट टर्म आएगा। इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सो हमको मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। ये होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, so integration, so this implies integration over dE
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन से बाहर, लैम्ब्डा इज आल्सो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, सो x टू s को ऊपर ले जाएंगे और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx, ओके, इंटीग्रेशन का, सो 0 से e, तो लेफ्ट साइड बन गया e, तो राइट साइड जो x का लिमिट को देखेंगे, x देखो x को हम कम करते कितने कम कर सकते हैं, x को हम अगर कम करेंगे तो यहां होगा x इज इक्वल टू a, रॉड का इस भाग में x इज इक्वल टू a होगा क्योंकि डिस्टेंस a है, सो दिस x बढ़ते 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 इधर तक आएगा, तो यहां x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा, तो x का वैल्यू कम से कम कितना होगा a, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा a प्लस l, बस खत्म, ये अभी मैथमेटिक्स बन गया, सो E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ओके, लिमिटिंग वैल्यू a टू a प्लस l, ओके, तो this implies E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, so lambda is lambda, तो ये हो जाएगा -1 by x, ये हो जाएगा -1 by x, so a से a प्लस l, तो माइनस साइन है तो पहले हम इसको a को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, so E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught lambda times 1 divided by a minus 1 divided by a plus l, so इसको सॉल्व करते हुए हम निकाल सकते हैं, so this is the electric field intensity at a point due to a linear charge distribution, due to a linear charge distribution, clear all of you, clear, चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और भी, हाँ एक याद आया, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, सो यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ओके, सो यहां सपोज 2a डिस्टेंस में और 2l भी ले सकते हैं, 2l डिस्टेंस में और एक चार्ज है -q, discrete charge distribution, okay, 2 charges, okay, the system consists of 2 point charges, that means it is a discrete charge distribution. अच्छा देखो, मेरे को चाहिए कहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस को पैरेलल होगा, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E का डायरेक्शन अगर इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, वही पॉइंट्स मेरे को चाहिए, ओके, मेरे को क्या चाहिए, locus of all the points where the direction of resultant electric field due to these 2 charges is parallel to the direction of a line or parallel to the line joining the 2 charges, कहां होगा, देखो एक काम करते हैं, आर्बिट्रेरली यहां एक पॉइंट लेते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं P, ठीक है, अच्छा, सपोज द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम y बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, ठीक है, y है, यहां से लाइन ज्वाइन करते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, अवे फ्रॉम, सपोज इसको हम E1 बोलते हैं, E1,
ठीक है। ये डिस्टेंस को सपोज हम r1 लेते हैं, और ये जो लाइन है ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, इधर होगा। सो मेरा प्रश्न क्या है, ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस को पैरेलल होना चाहिए, तो नेट फील्ड रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और यहां भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए यहां अगर एक वेक्टर है, यहां अगर एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी होगा अल्फा, अगर ये बीटा है तो ये भी होगा बीटा, होगा कि नहीं, ये भी बीटा होगा। तो अगर इस E2 वेक्टर, E1 और E2 वेक्टर को कंपोनेंट में हम तोड़ लेते हैं, E1 का इधर कंपोनेंट कितना होगा, देखो E1 cos अल्फा, और इधर कितना होगा E1 sin अल्फा। इस E2 को कंपोनेंट में तोड़ो तो इधर होगा E2 cos बीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा E2 sin बीटा, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रिजल्टेंट फील्ड इधर पैरेलल टू द लाइन होना चाहिए। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 अगर कैंसिल हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, दैट मींस इफ E1 sin अल्फा इज इक्वल टू E2 sin बीटा हो जाएगा, ये दो कंपोनेंट अगर सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ओके। सो E1 कितना होगा बताइए, E1 कितना पॉइंट चार्ज के द्वारा, सो दिस इंप्लाइज E1 इज इक्वल टू इसके द्वारा, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर divided by R1 square sin alpha. So this is my E1, this is my E1, and sin alpha is equal to y divided by R1. So y divided by R1, ठीक है। राइट साइड को चलो, E2 इसके द्वारा कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस को R2 लेते हैं, सो R2 स्क्वायर, सो दिस इज माय E2, एंड sin बीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय R2, सो y डिवाइडेड बाय R2। सो दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, कब सेटिस्फाई करेगा, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड if number 1 y is equal to 0 हो जाएगा। देखो एक्सप्रेशन को देखो, अगर y 0 हो जाएगा, y अगर 0 हो जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड कंडीशन कब बनेगा, देखो देखो देखो, y को अगर हम कैंसिल कर देंगे, ये बाकी जितना भी हम कैंसिल कर देंगे, तो R1 R2 को देखो, ओके, ये R2 है, ये R2 है, ओके। तो क्या होगा, सो R1 मस्ट बी इक्वल टू R2, ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। तो ये दो कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये लाइन को पैरेलल हो जाएगा। दैट मींस यू सी, डिस्कशन को एंड करते हैं। सो प्लस Q माइनस Q, यहां देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके द्वारा कहां, इधर, इसके द्वारा कहां, इधर, तो E का डायरेक्शन इधर होगा, E का डायरेक्शन यहां से यहां तक इधर ही होगा, इधर ही होगा। तो y अगर 0 हो जाएगा, y अगर 0 हो जाएगा, पैरेलल टू द लाइन हो जाएगा। अगर यू सी यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, देखो R1 इज इक्वल टू R2,
R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। ये जो लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। So equatorial line is a line that passes through the midpoint of a line joining the two charges and perpendicular to this line. So that is my equatorial line. So equatorial line में देखो जहां भी आप एक पॉइंट लोगे, so R1 is equal to R2 होगा, R1 is equal to R2 होगा, और इधर 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 यहाँ E का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा, इधर। E का डायरेक्शन इधर होगा, पैरेलल टू द लाइन होगा। ठीक है? सो इक्वेटोरियल लाइन नहीं, इक्वेटोरियल पूरा प्लेन में भी हो जाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, पूरा इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। सो इक्वेटोरियल प्लेन इज ए प्लेन दैट passes through the midpoint and perpendicular to the line joining the two charges। वो इक्वेटोरियल प्लेन में E का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस हो जाएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। अगर वीडियो में थोड़ा डाउट है फिर से बैक करो, इसको बैक करके फिर से देखो। ठीक है? सो ये दो कंडीशन में E का डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, एक रिंग लेंगे। ये हमारा रिंग है, where charge is uniformly distributed. So in the center, this is the center, and this is R, the radius of the ring. Suppose R. Total charge on this ring is equal to Q. So it is a linear charge distribution. So lambda is equal to charge per unit length। कितना लेंथ है इसका? इसका कितना लेंथ है? 2 pi r। So 2 pi r। So lambda is equal to Q divided by 2 pi r is a constant quantity। मेरे को अभी चाहिए यहां से x डिस्टेंस में, ये x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस में एक पॉइंट है P, पॉइंट P। Here we have to find out what is E। So this is another best example of a continuous charge distribution। So ring is a continuous charge distribution, linear charge distribution। Charge is distributed linearly on the ring, and we have to find out electric field intensity at an axial position। एक्सियल पोजीशन में x डिस्टेंस में हमको E निकालना है। चलो कैसे निकालते हैं? अच्छा देखो हम क्या करते हैं, इसको फिर से छोटी भाग में इसको तोड़ते हैं, इनफाइनाइट भाग में तोड़ते हैं। यहां लेते हैं एक भाग जिसका लेंथ है dl, जिसका लेंथ है dl। पहले बताओ इस dl लेंथ का अगर चार्ज dq है, स्मॉल लेंथ का चार्ज स्मॉल dq है, dq पूरा अगर मैं सम कर दूं तो q हो जाएगा, टोटल चार्ज बन जाएगा। ओके, सो दिस dq चार्ज इज एट ए डिस्टेंस, ओके, ये कितना हो जाएगा? सो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ, ये डिस्टेंस बन जाएगा। अभी बताइए मेरे को, ये कहीं मत देखिए, बस ये जो स्मॉल एलिमेंट को देखिए, इसको आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। that small element can be considered or assumed to be a point charge because we have splitted this ring into infinite number of parts. Okay, so each part can be treated as a point charge जिसका चार्ज dq मैंने लिया। अच्छा, इसके द्वारा यहाँ de कितना होगा बताइए? dq कितना होगा? नॉर्मल फॉर्मूला, so 1 divided by 4 pi epsilon naught
q divided by r square. So q is equal to dq divided by r square. What is the distance? This is the distance. So इसका स्क्वायर है तो r square plus x square power half का स्क्वायर. So this is the value. Okay, this is d. इसका डायरेक्शन देखो कहां होगा. इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा. पॉजिटिव चार्ज away along the line, away from the charge. So this is the direction of DE. This is the direction of DE. Clear? Okay, you see, suppose this is theta, this angle is theta. So इसको हम क्या करेंगे अभी कंपोनेंट में तोड़ेंगे. ओके, सो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. सो ये क्या हो जाएगा? DE, इसको नीचे लिखते हैं. सो DE cos थीटा हो जाएगा. इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? DE sin थीटा हो जाएगा. होगा कि नहीं? देखो ये जो DL लेंथ का जो स्मॉल चार्ज DQ है, यहां से डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन में और एक एलिमेंट इधर में लूं जिसका लेंथ है DL, जिसका चार्ज अगेन DQ है. इसके द्वारा यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? देखो देखो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. यहां ये भी हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर हाफ बन जाएगा. तो यहां देखो ये जो सिचुएशन देखो पूरा मिरर रिफ्लेक्शन है, पूरा मिरर रिफ्लेक्शन है. सेम सिचुएशन, अगर इसका डायरेक्शन इधर होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा along the line, ये हो जाएगा. ओके, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा बन जाएगा. सो जो ये भी DE होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो इसको आप अगर तोड़ते हैं तो DE cos थीटा यहां हो जाएगा DE sin थीटा. अभी देखो ये DE sin थीटा, DE sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, पूरा कैंसिल कर देंगे. लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE cos थीटा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और पूरा जितना एलिमेंट है सभी का जो DE sin थीटा, ये जो DE sin, ये डायरेक्शन है DE sin थीटा, 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 DE sin थीटा. सो सब एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE sin थीटा, DE sin थीटा, DE सब कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे. लेकिन हर एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा will add up to give the resultant electric field. So resultant electric field E must be equal to integration of DE होगा? नहीं, DE cos थीटा होगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE हमारा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? हाँ, so DQ divided by r square plus x square. okay, this is my DE cos theta. इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, cos थीटा कितना है बताइए? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस. सो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कितना है? देखो हाइपोटेनस कितना है आपका? सो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर हाफ. सो दिस इज इक्वल टू, जो जो कांस्टेंट इसको बाहर निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी. यू सी DQ, दिस DQ को इंटीग्रेट करेंगे हम. देखो x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सो बाकी कांस्टेंट. सो x डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ. सो ये बन गया 3/2. सो इंटीग्रेशन D. सो 0 से Q, टोटल चार्ज 0 से Q. So E ultimately is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. This is Q. Okay, DQ का Q 0 से Q, Q हो गया. So Q x
डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसको हम के लिख सकते हैं। सो याद करने के लिए E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो दिस इज द expression for electric field intensity at an axial position due to a charged uniformly charged ring। ओके, इसको याद रखो। k के जगह हम 1/4πε0 को k लिख दिया मैंने। इट इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 1/4πε0 का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, इज इक्वल टू 1/4πε0 qx डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इसका थोड़ा स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में अगर इस x को मैं केस 1, सो केस 1 अगर हम डिस्कशन करेंगे तो x को अगर इफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज द सेंटर CENTRE सेंटर ऑफ द रिंग। सो अगर x को मैं 0 कर दूं, देखो x को अगर मैं 0 कर दूं, अगर O की जगह मेरा P आ जाएगा तो x इज इक्वल मेरा 0 बन जाएगा। रिंग के सेंटर में देखो क्या हो जाएगा, x मेरा 0 हो जाएगा। सो E भी मेरा देयरफॉर E सेंटर इज इक्वल टू 0। E सेंटर इज इक्वल टू 0 और यू सी सेंटर में तो 0 बन गया, सेंटर में तो 0 बन गया। ये वेरी ऑब्वियस, लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं अगर सेंटर में क्यों नहीं 0 होगा। यू सी अगर रिंग को मैं ऐसे रख दूं, पूरा यहां रिंग को रख दूं, तो ये जो एलिमेंट है इसके द्वारा सेंटर में डायरेक्शन क्या होगा, ई का इधर होगा। ये एलिमेंट के द्वारा कहां होगा, यहां होगा, कैंसिल। इसके द्वारा डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। ये एलिमेंट के द्वारा कहां होगा, इधर होगा, कैंसिल। सो ऐसे 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 तो कैंसिल होगा ना। तो सेंटर में तो ई 0 होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली भी हम प्रूव किए हैं कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। रिंग का सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। और अगर x को हम बहुत बड़ा कर दें, x बिकम्स if x tends to infinity, केस 2 में if x tends to infinity, तब इस x को हम नीचे लाके इसको अंदर घुसाएंगे तो हम प्रूव कर सकते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, हम प्रूव कर सकते हैं E again at infinity tends to 0। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड। हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली सेंटर में E0 इनफिनिट डिस्टेंस में भी E is equal to 0। You see, that means for large x, this ring behaves like a point charge। एक रिंग को बहुत दूर से जाके हम अगर देखेंगे वो पॉइंट चार्ज की तरह अपीयर करेगा। सो फॉर ए डिस्टेंट पॉइंट रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। सो दैट इज व्हाई फॉर ए पॉइंट चार्ज E at infinity is equal to 0। सो सेंटर में 0, इन्फिनिटी में 0। तो मैक्सिमम तो कहां बनता है, अरे भाई E में सेंटर में 0, इसके बाद तो 0 नहीं है। देखो इसको, इसके बाद 0 नहीं है, फाइनाइट है तो ये बढ़ता जाएगा। सो x के द्वारा बढ़ता जाएगा, कहां ना कहां तो मैक्सिमम होगा, एक जगह ये मैक्सिमम होगा, फिर से ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते हुए फिर 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट to be discussed over here। बहुत बढ़िया केस है, you see। तो अगर you see, यहां ये रिंग का सेंटर है,
ये रिंग का सेंटर है, x इज इक्वल टू 0, यहां x इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो डेफिनेटली कहां तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर से डिक्लाइन करते हुए 0 होगा, फिर से डिक्लाइन करते हुए इंफिनिटी पे 0 होगा, इंफिनिटी में ऐसे 0 होगा। तो मेरा प्रश्न है, ये जो मैक्सिमम फोर्स, सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां x इज इक्वल टू कितना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x E will be maximum, for what value of x E is equal to maximum। कैसे निकालेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का आपको मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन आपको मालूम होगा। सो हमको E इज इक्वल टू, हम कैलकुलेशन किए हैं, कितना है, k क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो कंडीशन फॉर E to be maximum, for E to be maximum, dE divided by dx must be equal to 0. This is the condition of maxima. This is the condition of maxima. dE divided by dx must be equal to 0. So this implies d divided by dx of E is equal to KQX R square plus X square power 3/2 is equal to 0. Okay, you see, K is constant, Q is constant. I can take it out of the differentiation. So K को Q को अगर मैं निकाल दूं बाहर निकाल के इधर ले जाऊं, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 बन गया। सो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन मालूम है ना, डिफरेंशिएशन, ओके। सो डिनोमिनेटर r square plus x square power 3/2 multiplied by differentiation of the numerator, it is 1 minus numerator differentiation of the denominator, इसका कितना होगा 3/2, ओके। सो r square plus x square का पावर 3/2 minus 1, ओके, 3/2 minus 1, so 3/2 minus 1, it is 1 divided by 2, okay। So 1 divided by 2, so again multiplied by 2x, difference of x square 2x, okay। So this 2 cancels out। so इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ओके, मेरे को हेल्प करो। अगर मैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 को कॉमन ले जाऊंगा इधर से, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये तो नीचे जाएगा, ये अगर नीचे जाएगा फिर से हाफ माइनस 3/2 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, तो -2 डिवाइड बाई 2, तो ये -1 बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 बन जाएगा। सो इज इक्वल टू 0, इसको हम इधर ले जाएंगे, 0 बन जाएगा, तो 3x स्क्वायर divided by r square plus x square is equal to 1. So this implies 3x square is equal to r square plus x square. So 2x square is equal to r square. Okay. So x square is equal to r square by 2. So this implies x is equal to r divided by √2, plus or minus. Very interesting point. So x is equal to plus or minus r by √2. That means this is mine. You see, this is x is equal to r divided by √2. So r divided
r/√2 में E का वैल्यू मैक्सिमम होगा, फिर से घटते हुए इनफिनिट में 0 बन जाएगा। इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन। ओके, सो वेरी कॉन्सेप्चुअल, सो कीप इन माइंड। इसको खुद बैक करो, इसको वीडियो को बैक करके फिर से देखो, इसको खुद सॉल्व करो। ओके, जो इंटीग्रेशन मेथड है, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है, सो इसको खुद आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सो x इज इक्वल टू r/2 में मैक्सिमम, इधर भी x इज इक्वल टू माइनस r/2, यहां से माइनस r/2 में भी x इज इक्वल टू r/√2 माइनस डायरेक्शन में भी मैक्सिमम बनेगा। तो ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां भी मैक्सिमम बनेगा। ओके, थैंक यू। मेरे को खुशी होगा अगर ये आप समझे, मैं आपको समझा पाया तो। ओके, कमेंट करके लिखना है कि समझ में आया कि नहीं। डिस्कशन बहुत बढ़िया था, अच्छा प्रॉब्लम था। सो इसके इस रिंग के ऊपर कई सवाल बन सकता है। देखो ये रिंग है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रिंग है, रेडियस सपोज r है, रेडियस r है। ठीक है, सो इसका चार्ज q है, सेंटर में E कितना है 0, E सेंटर इज इक्वल टू 0, हमको मालूम है। ओके, अगर यहां मैं एक माइनस q चार्ज को रख दूं, चलो माइनस q चार्ज को मैं सेंटर में अगर रख दूं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? यहां तो फील्ड नहीं है, सेंटर में फील्ड 0 है, तो F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला के यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये माइनस q चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? चलो, अच्छा, इस चार्ज को along the axis अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? along the axis इस माइनस चार्ज को थोड़ा सा मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो ये जो माइनस q चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? इधर, यहां देखो ये रिंग है, इधर नेगेटिव चार्ज है तो यहां फोर्स लगेगा, यहां फोर्स लगेगा, यहां फोर्स लगेगा, यहां। अगर ये कोन शेप में फोर्स लगेगा तो ये सभी फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा कि नहीं? ये फोर्स अगर ऐसे होगा तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द एक्सिस होगा ना। तो अगर मैं थोड़ा सा x डिस्प्लेसमेंट कर दूं, इसको x डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो F नेट इधर लगेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। लेकिन ये चार्ज्ड पार्टिकल नेट फोर्स के द्वारा जब सेंटर में आ जाएगा, फोर्स तो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये ओवरशॉट करके इस तरफ आ जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इधर आ जाएगा तो F नेट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इधर, तो फिर से ये इधर आएगा, ओवरशॉट करके इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा? SHM कर सकता है एक कंडीशन में, अगर ये x वेरी स्मॉल होगा। सो इफ x इज वेरी स्मॉल अंडर दिस कंडीशन ये पार्टिकल SHM करेगा। सो ये SHM का टाइम पीरियड क्या हम निकाल सकते हैं? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? निकाल सकते हैं क्या? ओके, चलो आओ लिखते हैं, आओ निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, यू सी, इधर ये डिस्टेंस कितना है x, यहां E कितना है बताइए?
E इज इक्वल टू के, अभी निकाले के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सो दिस इज द E। तो इस माइनस क्यू के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सो F इज इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। होगा कि नहीं? ये होगा ना? सो इतना फोर्स इधर लगेगा। सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स लगेगा इधर। सो ये रेस्टोरिंग फोर्स बन गया, तो क्या करते हैं, देखो इस x को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, इसको हम 1/x करके इसको अंदर घुसा दें। ऊपर रहने से भी कोई बात नहीं है, इसको यहां रहने दो। यू सी if x is very small, if x is much less than r, this x square को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। x is extremely small in comparison to the radius of the ring। पहले से हम कंडीशन लिख चुके हैं, सो इसको हम निकाल देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, देखो। So this implies F is equal to minus K Q divided by R cube times X, R cube times X square 3/2, 2 cancels out R cube। Okay, you see this implies F is equal to minus this much, ये देखो minus K times X, this is of the form Kx। you see, please this K and this K are different। this K is like this, I am writing like this, this is my force constant, this is 1 divided by 4 pi epsilon naught, this is 1 divided by 4 pi epsilon naught। बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको K लिख दिया, ओके, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट है। So comparing these two equations, K equal to KQ divided by RQ, you see K is equal to this much। So पहले से हम डिस्कशन कर रखे हैं। So T is equal to कितना है बताइए, T is equal to 2 pi root over m divided by K, this is the expression SSM का टाइम पीरियड, ओके। So this implies T is equal to 2 pi root over m divided by, this is my K, force constant, K is equal to KQ divided by RQ, यहां आप 1 divided by 4 pi epsilon naught भी लिख सकते हैं। So यहां you see, so T is equal to 2 pi root over 1 divided by 4 pi epsilon naught, तो 4 pi epsilon naught m r square divided by q। This is the final expression for time period of the particle executing SHM। ठीक है, clear to all of you? ओके, इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू ऑल, एंजॉय, थैंक यू।